बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा फॉल 2018 का पेपर था उसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने इसके एमसीक्यू नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज हम इसका जो एमसीक्यू नंबर 16 है उससे स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 16 है हमारे पास। Consider an ideal gas that is compressed slowly from an initial volume Vi to a final volume Vf as it is kept thermally insulated. In this case, its pressure is found to depend on the volume as P is equal to alpha V to the power minus 5 by 3, where alpha is independent of V. What is the work done on the gas in this process? Work done find करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे W is equal to integral P dV फ्रॉम वी आई, जो कि हमारी लिमिट्स हैं। ठीक है, वी आई मीन्स इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने जस्ट करना क्या है कि P की वैल्यू आपको एक गिवन है। ठीक है, आपने इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है जैसे हम मैथ्स में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ई है, वो आपके पास इजीली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सपोज अ स्केलर फील्ड x of x y z is related to a vector field y of x y z such that x is equal to del dot y। ये जो del dot y है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, किसको रिप्रेजेंट करे, डाइवर्जेंस को। ठीक है, कि डाइवर्जेंस ऑफ y इज इक्वल टू del dot y। ठीक है, if x of xyz is equal to 1 inside a cube of edge length a, evaluate the following integral over the surface of this cube। ये इंटीग्रल आपको गिवन है जिसको आपने इवेल्युएट करना है, मीन इस इंटीग्रल को आपने सिंप्लीफाई करना है। फिर डी इज एन इनफाइनेटेसिमल एरिया एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द क्यूब। अब ये इंटीग्रल आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना जो गॉसेस थ्योरम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, अगर हम ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये तो हमारा सरफेस इंटीग्रल है y डॉट डी ए। ठीक है, जो हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम होता है ना, वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जगह डाइवर्जेंस ऑफ y dv। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम यूज किया। अभी जो डाइवर्जेंस y है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है डेल डॉट y के। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाइवर्जेंस y की जगह उसकी वैल्यू सब, डाइवर्जेंस y को हम रिप्लेस कर देंगे डेल डॉट y से। ठीक है, अब ये जो डेल डॉट y है, ठीक है, ये डेल डॉट y हमारे पास इक्वल है x के। ये जो हमें गिवन है कि डेल डॉट y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, और ये जो x है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर देंगे 1 से। ठीक है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है, ठीक है, हमें क्यूब की जो एज लेंथ गिवन है दैट इज ए, और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और वॉल्यूम, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा ए क्यूब के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन गया दैट इज ऑप्शन बी। Next MCQ number 18. Consider the position vector of a point P of x, y z in Cartesian coordinates. P is equal to x, x cap plus y cap plus z cap. What are the components of this vector along the basis vectors r, theta and phi of spherical polar coordinate system? ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर ना लिखते हैं कि हमारे पास जो x, y और z है इनकी spherical polar coordinates में क्या वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो जो x है वो हमारा इक्वल होता है r sin थीटा
cos phi के, y इक्वल होता है, ये हमारे पास x, y और z की इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने बताना है कि हमारे पास ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, हम इनको along the basis vectors r, theta, phi of the spherical polar coordinate system कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो आ आर है, ठीक है, ये हम इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ठीक है। इसको आप ना चेक भी कर सकते हैं कि आर इन तीनों के इक्वल कैसे आए, ठीक है। यहाँ पर आप ना ये जो एक्स की मैंने वैल्यूज लिखी हुई है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, आप इन तीनों वैल्यूज को इसमें सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करें तो यहाँ से आपके पास ये आर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ना जो थीटा है वो इक्वल होता है इस टर्म के, ये जो टर्म है आपके पास ये इक्वल होती है थीटा के, ठीक है, और ये जो टर्म है आपके पास ये इक्वल होती है फाई की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं ना कि थीटा इसके इक्वल कैसे है, तो आप क्या करें कि जो एक्स वाई जी की वैल्यूज है इनको इसमें सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करें तो आपके पास ये थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपसे उन्होंने पूछा था कि आपने कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर जो कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इन अलोंग द बेसिस वेक्टर्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको डिस्कस करना है यहाँ पर, ठीक है। लाइकवाइज स्टूडेंट्स, अब जैसे आपसे यहाँ पर ना पूछा गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, आपसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूछते हैं ना तो उस केस में आपका जो आर है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। और जो आपका थीटा है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखिए हमारे पास ये दो होते हैं, एक होता है आर और एक होता है थीटा, ठीक है। अगर आपसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूछते हैं तो उसका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में फिर जो आपका आर है वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। और आपका जो थीटा है वो इक्वल होगा tan इनवर्स y ओवर x के, ठीक है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखा वैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास होता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आपसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूछें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। वो आपसे अगर साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूछें तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास फिर बेसिस वेक्टर्स होंगे रो फाई एंड जी, ठीक है। तो उसका भी आपने तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 19, द फोरियर कोफिशिएंट्स ऑफ कम्प्लेक्स फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, ये आपको फंक्शन गिवन है और आपने इसके फोरियर कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो जो फोरियर सीरीज होती है, ठीक है, वो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ ना साइड पे करी हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास होती है समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, this here minus comes, okay, to n is equal to प्लस इंफिनिटी, ठीक है, सी एन ई टू द पावर आयोटा एन एक्स। इसमें जो सी एन है ये हमारे पास होते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे जो फंक्शन है हम इसको
एक्सपोनेंशियल की पावर में लिखते हैं। लाइक हमारे फंक्शन में हमें दो टर्म्स गिवन है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये तो हमें एक्सपोनेंशियल की पावर में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से तो हम इजीली फोरियर कोफिशिएंट डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन ये टर्म हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो उसको लिखने के लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो e टू द पावर अयोटा x है, ठीक है, ये इक्वल होता है cos x प्लस अयोटा साइन x के, ठीक है। लाइक वाइज हमारे पास जो e टू द पावर माइनस अयोटा x है, ये इक्वल होता है cos x माइनस अयोटा साइन x के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले हम इन दोनों, अब यहाँ पर हमें ना साइन x की वैल्यू डिटरमिन करनी है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में यहाँ पर cos x होता है, ठीक है, तो फिर आपको इन दोनों इक्वेंट्स में से cos x की वैल्यू डिटरमिन करनी थी, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेंट्स को ऐड करके यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। अब क्वेश्चन में चूंकि यहाँ पर sin x है और हमें यहाँ से sin x की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं इन दोनों इक्वेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी ताकि मेरे पास ये जो cos वाली टर्म है ये खत्म हो जाए। जब मैं इन दोनों इक्वेंट्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर आयोटा x माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा x इज इक्वल टू, अब ये टर्म्स तो मेरे पास कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा 2 आयोटा साइन x, ठीक है। तो यहाँ से अब जब मैं साइन x की वैल्यू निकालूंगी तो वो मेरे पास आ जाएगी e टू द पावर आयोटा x माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा x ओवर 2 आयोटा। ये एक स्टेप ना मैं यहीं पर कर रही हूँ, ठीक है, ये सही हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों टर्म्स के साथ अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए जो डिनोमिनेटर में जब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव साइन बाहर आया है वो इस पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव कर देगा और इस नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर देगा। तो ये फाइनली हमारे पास साइन एक्स का एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन आया है साइन एक्स का, इसको अब हम अपने इस फंक्शन में साइन एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब मैं साइन एक्स की ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करूंगी, ठीक है, तो ये जो मेरे पास 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो साइन एक्स की वैल्यू है मैं इसको ना थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ, तो वो आ जाएगी अयोटा ई टू द पावर माइनस अयोटा एक्स माइनस अयोटा ई टू द पावर प्लस अयोटा एक्स है, ठीक है, अयोटा एक्स, ठीक है, ये आ गया। और माइनस 3, ये हमने एज इट इज लिख दिया, ई टू द पावर माइनस अयोटा एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है इसमें से हम ई टू द पावर माइनस अयोटा एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अंदर आ जाएगा अयोटा -3, ठीक हो गया। ये अभी हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये स्टूडेंट्स ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा फॉर्मूला है हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ई की पावर में एक, तो अब जैसे अगर ये फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसमें से अब हम लोगों ने फोरियर कोफिशिएंट डिटरमिन करना है, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है आपके पास ई टू द पावर अयोटा एक्स, ठीक है, तो एन यहाँ पर क्या होगा -1। इस टर्म से जो हमारा एन आ गया वो क्या आ गया, -1, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी टर्म है लाइक वाइज अब इस ये
यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंशियल के साथ ये टर्म है ना एयोटा -3, तो ये आपका फोरियर कोफिशिएंट है, ठीक है, बिकॉज दिस इज सी एन, ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्या है सी एन एंड दिस इज योर फोरियर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक तो फोरियर कोफिशिएंट आ गया है सी एन, तो एन यहाँ पर क्या है -1 इज इक्वल टू आयोटा -3, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आए कि ये मैंने कैसे लिखा है तो भी हम सेकंड टर्म के लिए करते हैं तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सेकंड टर्म के लिए देखें, ठीक है, तो आप याद रखिए कि एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी टर्म है वो आपका फोरियर कोफिशिएंट है, ठीक है। दिस इज विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, कि आप देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ जो भी आपकी टर्म है वो आपका फोरियर कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ आपके पास क्या टर्म है माइनस आयोटा ना, तो अब आपका यहाँ पर फोरियर कोफिशिएंट क्या हुआ माइनस आयोटा, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए ये हमारा फोरियर कोफिशिएंट आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। अब फोरियर कोफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी एन से ना, तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू क्या है e की पावर में आपके पास होता है आयोटा एन एक्स, तो यहाँ पर यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है +1, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन बी, C1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, C-1 इज इक्वल टू आयोटा -3 एंड Cn इज इक्वल टू 0 फॉर n इज इक्वल टू n इज नॉट इक्वल्स टू +-1, यानी कि n की ये जो दो वैल्यूज हैं +1 और -1, इनके अलावा अगर आप n की कोई भी और वैल्यू यूज करेंगे तो उसके लिए आपके पास Cn की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास n की किसी और वैल्यू के लिए हमारे पास कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। Next, MCQ number 20. What happens to the position vector P of complex variable z is equal to x plus iota y in the complex plane when z is multiplied by iota? ठीक है, सबसे पहले तो हम z को iota से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और देखते हैं हमारे पास ये क्या फॉर्म बनती है, ठीक है। जब हम z को iota से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा iota x माइनस y। अच्छा, अब जो कम्प्लेक्स प्लेन है, अगर हम कम्प्लेक्स प्लेन को ड्रॉ करें तो ये हमारा कम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें हमारे पास ये हमारा रियल एक्सिस है, ठीक है, दिस इज और रियल एक्सिस। क्योंकि कम्प्लेक्स की अगर हम बात करें ना तो हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो जब कम्प्लेक्स प्लेन हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमारे पास दो एक्सिस होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के लिए पोजीशन वेक्टर प्लॉट करते हैं। तो देखिए इस केस में आपके पास ये जो x है ये आपका रियल है, ठीक है ना, और जो आपका y है वो आपका इमेजिनरी है, ठीक है। तो यानी ये आपके पास या इस पॉइंट पे कहीं ना ये पोजीशन वेक्टर आपका आएगा, ठीक है, ये z के लिए सही हो गया। अब अगर हम इसके लिए एंगल्स ड्रॉ करें तो यहाँ ये एंगल आपके पास बन रहा है थीटा, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल आपका क्या है 90 डिग्री, बिकॉज दीज बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर आपने ये एंगल डिटर्मिन करना है, ठीक है, ये एंगल अगर आपका ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल डिटर्मिन करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस 90 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, ओके, 90 माइनस थीटा। ये तो हमने जी के लिए प्लॉट किया। अब जब हमें जी को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा एक्स है अब ये इमेजिनरी है और जो वाई है वो रियल है, ठीक है, और वाई हमारा नेगेटिव एक्सिस पे है, ठीक है। अब एक्स हमारा इमेजिनरी है और वो भी पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है, तो मतलब एक्स हमारा और वाई हमारा नेगेटिव है और रियल है, यानी कि अब इसके लिए जो प्लॉट बनेगा वो यहाँ की बनेगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि पहले हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस प्लेन में था, ठीक है, अब जब हमने उसको अयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो पोजीशन वेक्टर हमारा उसने काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आया है, ठीक है, बाय 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में आपके पास कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ये एंगल आपके पास कितना बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, पी रोटेट्स बाय 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21, द जनरल सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ आपने कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसमें से y और x वाली टर्म सेपरेट कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं
सेपरेबल इक्वेशन बना लेते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी सेपरेबल है ना, तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि वाई और एक्स की टर्म्स को सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो वाई वाली टर्म्स को हमने सेपरेट किया, तो ये हमारे पास आ गया एल एन वाई ओवर वाई डी वाई। ये मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा आगे ना हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। इज इक्वल टू डी एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सही है। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो अब आप यहाँ पर देखें कि बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। नेचुरल लॉग ऑफ पाई का अगर आप डेरिवेटिव लें तो वो होता है 1/पाई, जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल आपका पावर रूल लगेगा लेफ्ट साइड पे, तो ये आपका हो जाएगा एल एन वाई होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। और राइट साइड पे जब आप इसको न्यूमरेटर में लेकर जाओगे ई टू द पावर एक्स को, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करो, साथ में कांस्टेंट सी भी आएगा क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अब ये जो 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा था, तो इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ कि 2 यहाँ कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये 2 एक कांस्टेंट है और ये सी भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। जब आप दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसके रिजल्ट में भी आपको एक कांस्टेंट ही मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर सी को, यहाँ पर इसको हम ना इसी तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। या मैं आपके लिए इसको लिख भी देती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है ए, ठीक है। जब हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया 2a। अब देखिए ए भी कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट था, ठीक है। यानी इन दोनों कांस्टेंट्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो उस कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से, ठीक है। मैंने कहा ताकि कंफ्यूजन ना हो ना, सही है। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब चूंकि आपको y की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो आप नेचुरल लॉग को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे एंटी लॉग ले लें, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू ई टू द पावर दिस टर्म। ये टर्म आपके पास e की पावर में आ जाएगी, तो यहाँ से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 22, दैट इज a block of mass m is attached to a spring of force constant k. The block is pulled to a position xi to the right of equilibrium and released from rest. What is the speed of the block when it passes through the equilibrium point x is equal to 0 on a frictionless horizontal surface? अब यहाँ पर स्पीड फाइंड करने के लिए मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगी, ठीक है। मेथड नंबर 1 में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आप ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से x इज इक्वल टू एक्स आई पोजिशन पर लेकर आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस पोजीशन से ब्लॉक को रिलीज किया है, ठीक है ना, एंड देन द ब्लॉक मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब आप इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेकर आए हैं, ठीक है, तो इस वक्त तो आपका ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे, ठीक है। तो आपने इस पोजीशन से स्टार्ट लेना, एक्स इज इक्वल टू एक्स आई से, जहां पर आपका ब्लॉक रेस्ट पे है, तो आपकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी, ठीक है। और जो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट वुड बी हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो आपके पास यहाँ पर स्ट्रेच हुआ है और उसने अपने अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज हाफ के एक्स आई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास, अब यहाँ पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि अब जो आपका ब्लॉक है वो पास हुए इक्विलिब्रियम से, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास का इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी की तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जबकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है, ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी, तो यहाँ से आपका जो 1/2 है 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पास वी स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा K/m xi² के, ठीक है, यहाँ से आप बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहाँ से v आपका इक्वल आ जाएगा √k/m xi के, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। एक तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा ये कि आप इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर रूट x0² माइनस x², ठीक है, अब हम इसमें x0 और x की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमें पता है कि इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर रूट k/m के, ठीक है, अब इसमें जो x0 है ये आपकी इनिशियल वैल्यू और x आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है कि आप किया का ये जो मैथ है इसने कहाँ से स्टार्ट लिया, x इज इक्वल टू एक्स आई से, तो x0 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी एक्स आई, ठीक है, और ये जो x है तो फाइनल वैल्यू आपके पास आपकी क्या है जीरो, क्योंकि जो आपका ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम से पास हुआ है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे आपके पास x की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ पर ये वाली टर्म तो आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है, और x0 आपका इक्वल आ जाएगा एक्स आई के, तो वो स्क्वायर के रूट गेट्स कैंसल, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा एक्स आई, ठीक है, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं आपको जो इजी लगे। Next MCQ number 23. A particle with charge q is located at distance d from an infinite plane. The electric flux through the plane due to the charge particle is. स्टूडेंट ये MCQ मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, आपने जो भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स बुक फॉलो की हुई है, ठीक है, आपको इजीली उसमें मिल जाएगा। बेसिकली गॉसेस लॉ का एक प्रॉब्लम है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इन्फिनिट प्लेन फाइंड करते हैं, ठीक है, ये आपको सेकंड ईयर की जो आपकी फिजिक्स की बुक है उसमें भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, इसको आप खुद देख लीजिएगा। Next है MCQ number 24. A bullet of mass m is fired into a stationary block of wood having mass m suspended like a pendulum and makes a completely inelastic collision with it. After the impact, the block swings to a maximum height h. What is the initial speed of the bullet? अब स्टूडेंट जब हमने 2017 का पेपर सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास, ये मैंने 2017 का पेपर आपके सामने ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास इसी तरह का एक क्वेश्चन था, वो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर, वेट मैं आपको दिखाती हूँ, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, अब जो हमें ये 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन गिवन है ना वो भी एग्जैक्टली यही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपको कार और ट्रक गिवन थी, ठीक है, और 2018 के पेपर में आपको एक बुलेट और एक ब्लॉक गिवन है, ठीक है, कोलिजन आपके पास दोनों केसेस में परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है, लेकिन 2017 के पेपर में आपसे कहा गया था कि आपने कंबाइंड स्पीड फाइंड करनी है, यानी कि आफ्टर कोलिजन आपने स्पीड फाइंड करनी है, इन अदर वर्ड्स फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, जबकि 2018 के पेपर में वो आपसे कह रहे हैं कि आपने अब इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, तो अब आप देखें कि क्वेश्चन सेम है, बस उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, एक पेपर में आपसे कहा गया है कि फाइनल स्पीड फाइंड करें, एक पेपर में आपसे कहा जा रहा है इनिशियल स्पीड फाइंड करें, ये जो कंपैरिजन मैं आपको पेपर से करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, इसका पर्पस जस्ट ये है कि आप अपने क्वेश्चन को जितने पॉसिबल वेज में आप तैयार कर सकते हैं आप करें। अभी जो MCQ नंबर 23 है इसमें उन्होंने, इस MCQ में उन्होंने पूछा है इन्फिनिट प्लेन के लिए, ठीक है, मुझे याद है कि हमने जब प्रीवियस पेपर सॉल्व किए थे तो एक वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसमें उन्होंने पूछा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैपेसिटर प्लेट्स के लिए, ठीक है, तो वो आपकी होती है Q/ε0, ठीक है, तो अब इस पेपर में वो आपसे इन्फिनिट प्लेन के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको तैयार कर लें कि जो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है ना, लाइक आपसे स्फेयर के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है, इनसाइड द स्फेयर ये भी हमने डिस्कस की थी, तो इस तरह से ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है इनको तो आप लाजमी गो थ्रू करें। एनीवेज अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे, दैट इज m1v1 प्लस m2
V2 is equal to M1 ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, अब हम इसमें ना जो वैल्यूज हमें गिवन है हम वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, m1 यहाँ पर हमारे पास बुलेट का मास है जो कि हमें गिवन है स्मॉल m। ठीक है, v1i यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की जो कि जिसको हम v लेट कर लेते हैं। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास ब्लॉक एम है, ठीक है, वो हमारे पास रेस्ट पे है। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया है कि स्टेशनरी ब्लॉक है, तो यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है ये तो आपकी हो जाएगी वैनिश। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है। तो यहाँ से अभी हमारे पास आ जाएगा इस इक्वल टू अब एम वी एफ प्लस एम, अभी हमारे पास ब्लॉक का मास एम है। अभी हम लोग आफ्टर कोलियन लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे पास इन इलास्टिक कोलियन है तो आफ्टर कोलियन क्या होगा कि बोथ बुलेट एंड ब्लॉक वुड मूव विद सेम वेलोसिटी, सेम कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये assumption लेंगे कि हमारा जो v1f है दैट इज इक्वल टू v2f, क्योंकि इन इलास्टिक कोलियन में हमारे पास ये होता है कि आफ्टर कोलियन जो बोथ ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक है, सेम कॉमन वेलोसिटी। सही हो गया। तो यहाँ से अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम बी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी एफ। ठीक है, अब यहाँ से हमने इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है, इसके साथ हम सबस्क्रिप्ट में आई लिख भी देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, तो ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगी इनिशियल स्पीड एम प्लस एम, ये कैपिटल एम है हमारे पास ओवर एम स्मॉल एम एंड वी एफ। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट इज ऑप्शन सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें आपको जो वी एफ की वैल्यू है वो भी निकाल के दी हुई है ऑप्शन में, दैट इज स्क्वायर रूट 2 GH, तो ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आप इतना भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए किसी और ऑप्शन में भी ये जो फर्स्ट चीज है जिससे हमें पता चल गया कि ऑप्शन सी करेक्ट है वो गिवन हो, ठीक है, तो फिर आपको वी एफ की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो वी एफ की वैल्यू निकालने के लिए आप सिंपल अपनी जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो यूज करें, दैट इज 2AS। इसको आप वी एफ की वैल्यू यहाँ से भी डिटर्मिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यूज करके वहां से भी आप वी एफ की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम देखें तो वहां से हमारे पास ये आ जाएगी जो हमारे पास लॉ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास होगी हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं ना लॉ नहीं आपको लिख के दिखा रही, हम लोग ना जस्ट डायरेक्ट ना वैल्यूज लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी वीडियो में यूज की है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो आपके पास जीरो होगी। ठीक है, अगर आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो फाइनली आपके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी आपके पास वैल्यू होगी एम जी एच। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका एम एम है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास वी को आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 GH के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट एमसीक्यू इस पेपर का। टू चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस, इसको हम साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी। ओके, द पॉजिटिव चार्ज +8Q एट द ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज और ओरिजिन एंड हियर वी हैव अ charge 8Q having magnitude 8Q. Okay,
and a negative charge minus 2q at x is equal to L. there is a negative charge, यहाँ पर हम ये नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं माइनस q, और इन इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से दैट इज L, ठीक है, यानी दोनों चार्जेस के दरमियान में जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज L, ठीक है। एट विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस जीरो, ठीक है। अब हमने वो पॉइंट डिटरमिन करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। अगर आपसे ना इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए ना, तो आप याद रखें कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा उसके नियर बाय आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज है दिस इज -2q, सॉरी, ठीक है। अब देखें ये जो आपके पास चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड आपके पास स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि इसके नियर बाय कहीं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इन दोनों के सेंटर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकती। उसकी रीजन ये है कि इन दोनों चार्जेस का इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात कि इन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास स्मॉलर चार्ज है, ये आपने याद रखना है कि जब भी आपको इस तरह से चार्जेस गिवन हो कि जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसमें वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होगा उसके नियर बाय कहीं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ तो आपके पास यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है इस चार्ज के नियर बाय, या आपके पास यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। अब इन दोनों में से वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये आपके पास जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज के लेकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें। अब यहाँ पर मैं साइड पे आपको थोड़ा सा करके दिखाती हूँ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए मेरे पास अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास +8q चार्ज है, ठीक है, ये वाला, दिस इज +8q, ओके। तो आप देखिए मैंने इसके लिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा शो की है। उसकी रीजन ये कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। और ये हमारे पास है -2q, सही है। अब हमें ये तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने एक गेस की है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो स्मॉलर चार्ज है, ठीक है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर है उसके नियर बाय कहीं पे जीरो होगी। अब या इधर हो सकती है या इधर हो सकती है, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ पर होगी, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं तो इस पॉइंट पे आप देखें कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस पॉइंट पे तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो पॉइंट है कि जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब हमने इसकी वैल्यू डिटरमिन करनी है, ठीक है। अभी हम लोग लेट्स सपोज इसको एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा वो पॉइंट है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट वो अब हम डिटरमिन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास इक्वल होगी E1, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस E2 की, ठीक है। दिस इज E1, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पर हम E की जगह जीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है KQ/R², ठीक है। तो चार्ज 1 हम लोग 8Q को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या KQ, हमारे पास क्या है 8Q इसके लिए ओवर। अब इसका जो डिस्टेंस है इस चार्ज का इस पॉइंट से जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वो कितना बन रहा है L+X, ओके। तो इसको हम लिखेंगे L+X होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब हम लोग सेकंड चार्ज के लिए जो जिसका मैग्नीट्यूड -2Q है, ठीक है, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी K, साथ में हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा दैट इज -2Q, और इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास इस पॉइंट से दैट इज x, ठीक है, x स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये टर्म आपके पास सेकंड वाली नेगेटिव है, इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू है ना वो आ जाएगी l, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो इजीली आपके पास l आ जाएगी, ठीक है। यानी ये जो आपके पास डिस्टेंस है ना, जो अननोन डिस्टेंस था वो l है, ठीक है। तो अब आप देखें कि हमारे पास अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये x हमारे पास l आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का वो फिर कितना बन रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास l है, ठीक है। और फिर आगे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है l, तो वो l प्लस l कितना हो गया 2l, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना बन रहा है 2l। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट इज करेक्ट।